नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न आपके एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आपका कोई भी एग्जाम आगे आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो में आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जो कि कह रहा है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो संसार यानी विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इसको आपको बताना है। तो उनका क्या नाम था? श्री माओ भंडार नायके। इनका नाम क्या था? श्री माओ भंडार नायके इनका नाम था। ठीक, तो ये आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, और ये किस देश की थी? अगर ये आपसे पूछे ये कहाँ की रहने वाली थी, ये श्रीलंका की रहने वाली थी। कहाँ की? ये श्रीलंका में बनी थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। तो सबसे पहले तो श्रीलंका से ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या है? सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं श्रीलंका में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं कौन कौन सी। तो देखिए, श्रीलंका में दो भाषा आप लोग याद रखेंगे। सिंघली भाषा बोली जाती है और ये किसके टच में है? ये तमिलनाडु के पास में है। तमिलनाडु के पास में है तो ये यहाँ पे तमिल भी बोली जाती है। किसका क्या बोली जाती है? यहाँ पे तमिल भाषा भी बोली जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका के संसद को क्या कहते हैं? तो जो श्रीलंका में संसद है उसे पार्लियामेंट कहते हैं। वहाँ भारत के संसद को भी क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, या फिर संसद हिंदी में कहेंगे संसद, इंग्लिश में पार्लियामेंट। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है। क्या होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में युद्धाभ्यास, जो कि कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मित्र शक्ति होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। और सिलिनेक्स भी आप लोग याद रखेंगे। ये भारत और श्रीलंका के बीच में ये भी अभ्यास होता है। ठीक, और श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। क्या? पूर्व का मोती आपसे पूछे किसे कहा जाता है तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं, और मन्नार की खाड़ी भी श्रीलंका के बीच में स्थित है। क्या? मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक जल संधि भी आपसे पूछे तो ये कहाँ पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और बात करते हैं आपसे एलिफेंटा दर्रा आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी श्रीलंका में स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सब दोनों कहाँ पे स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत एंड श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। देख लेते हैं संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम था। तो इनका नाम था श्री माओ के भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके इनका नाम था। श्रीलंका में, और ये किस देश की बनी थी? तो ये श्रीलंका की बनी थी। ये श्रीलंका की बनने वाली पहली विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और श्रीलंका के बारे में हम लोग देखेंगे। श्रीलंका में चीजें, भारत, ये भाषा कौन सी? सिंघली यहाँ पे बोली जाती है और तमिल बोली जाती है। श्रीलंका के संसद को क्या कहते हैं? तो श्रीलंका के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। क्या? पार्लियामेंट कहते हैं श्रीलंका के संसद को। श्रीलंका और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है। कौन सा युद्धाभ्यास होता है श्रीलंका भारत के बीच में? एक तो मित्र शक्ति आप लोग याद रखेंगे, और सिलिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। इसके अलावा श्रीलंका का जो पुराना नाम है सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। आपको हिस्ट्री में मिल सकता है। और बात करते हैं एलिफेंटा दर्रा आपसे पूछे किस कहाँ पे है? तो एलिफेंटा दर्रा भी कहाँ पे? श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच में। और पाक जल संधि भी कहाँ पे? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगा का कप किससे संबंधित है? तो देखिए, आगा खा कप आपसे पूछे तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। और हॉकी से आपसे पूछे कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किससे संबंधित है? पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किससे संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर भी हॉकी में प्रयोग किए जाते हैं शब्द। अब बुली शब्द, ये शब्द पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये सारे शब्द किससे? हॉकी से संबंधित है। और हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और बात करते हैं हॉकी विश्व कप अभी हुआ था। हॉकी
विश्व कप का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? तो ये किस नंबर का था हॉकी विश्व कप? ये 2023 में इसका आयोजन हुआ। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? उड़ीसा में आयोजन हुआ। कहाँ पे? उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। और किस स्टेडियम में आपसे पूछे कि हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस स्टेडियम में हुआ? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि कहाँ पे? बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि कहाँ पे बना हुआ है? वो आपके राउरकेला में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे ये इसका आयोजन हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? राउरकेला में ये स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे अगर कि आगा कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। ठीक, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध किससे है? हॉकी से है। और जो बुली नामक शब्द किससे संबंधित है? बुली नामक शब्द किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से ही संबंधित है। ठीक, और बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक, राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। और हॉकी विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? तो 2023 वाला हॉकी विश्व कप का आयोजन ये हुआ आपके उड़ीसा में। और उड़ीसा में किस स्टेडियम में हुआ आपसे पूछे? तो ये हुआ था आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला में स्थित है। यहाँ पे इसका आयोजन हुआ। अब आप लोग बताएंगे हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर भारत में किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग बताएंगे, हॉकी का जादूगर। ठीक, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल हैं। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। ठीक, और ये कहाँ के रहने वाले थे? किस देश के? तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। किसकी? नोबेल पुरस्कार इनकी याद में देने की शुरुआत की गई। कब से? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। कब से? 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। ठीक, और कुछ चीजें जैसे आपसे पूछे कि टेलीविजन का आविष्कार कौन किया? टेलीविजन का आविष्कार तो लोगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार, ये सब चीजें हमने आपको कई बार बताया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। टेलीविजन का आविष्कार लोगी बियर्ड ने। और इस क्लास की खास बात है कि इसी क्लास में आपको सारी चीजें याद करा दी जाती हैं बार बार पढ़ा करके, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो गैलीलियो ने क्या किया? दूरबीन का खोज किया। अब बात करते हैं भाप इंजन का खोज किसने किया? आपसे पूछे कि भाप इंजन का खोज किसने किया? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया। किसने? जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? तो स्वीडन के। इनकी याद में ही डायनामाइट की जो खोज करता है अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। कब से शुरू हुई नोबेल पुरस्कार? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। उसके अलावा हम लोग याद रखेंगे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो लोगी बेयर्ड ने किया टेलीविजन का आविष्कार। दूरबीन का आविष्कार आपसे पूछे किसने किया? तो गैलीलियो ने किया दूरबीन का आविष्कार। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार। भाप इंजन का आपसे पूछे आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया भाप इंजन का आविष्कार। किसने? जेम्स वाट ने किया। ठीक, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी के जादूगर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उगते और डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होता है। तो देखिए, उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का, यहाँ पे रंग भी लिख लेंगे, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो बताएं, आप लोग जानेंगे कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, यानी कि जो है लाल रंग का बिखराव, यहाँ पे वायुमंडल में धूल कण में ये लाल रंग का बिखराव सबसे कम होता है। इस वजह से जो उगते और डूबते, तो इस वजह से लाल रंग की जो प्रकाश है वही हमारे पास पहुंच पाती है। ठीक, तो इस वजह से लाल रंग हमें सूर्य का दिखाई देता है डूबते समय। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो ये आप लोग बताएंगे कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है। तो अधिक प्रकीर्णन जो है बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और कम प्रकीर्णन तो आप लोग जानते हैं कि कम प्रकीर्णन भी आप लोग लिखेंगे किस रंग का होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। इसीलिए जो यहाँ पे सिग्नल वगैरह होते हैं वो लाल रंग के बनाए होते हैं। अगर आपसे पूछे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर आपसे पूछे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आसमान का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो और फिर आपसे पूछे साथ में ही पूछे कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है,
समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दोनों घटना आपके किस कारण होती है? तो ये दोनों घटना आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके लिए कौन सी प्रकाश की घटना जिम्मेदार है? प्रकीर्णन। अगर आपसे पूछे कि हीरे का चमकना किस घटना के कारण होता है? हीरे का चमकना किस घटना के कारण होता है? या फिर आपसे पूछे कि रेगिस्तान में मरीचिका किस घटना के कारण? ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। रेगिस्तान का मरीचिका सूर्य के किस घटना का उदाहरण है? तो वो आपके किस घटना का उदाहरण है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और देख लेते हैं, आपसे पूछे कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? तो ये लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि बिखराव सबसे कम होता है, तो इसलिए लाल रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है। इस वजह से उगते और डूबते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। और सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का? लाल रंग का। और आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? और समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है प्रकीर्णन। इसका केवल और केवल कारण है प्रकीर्णन। हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका, ये प्रकाश की किस घटना का एग्जाम्पल है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, लिपोलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। आपसे पूछे कि साथ में आप लोग याद रखेंगे माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। माना नीति दर्रा आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है? नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो ये दोनों माना नीति भी साथ में आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्या? रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम हो गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके कहाँ पे? उत्तराखंड में सारे के सारे पार्क स्थित है। 3 पार्क आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा क्या बोलते हैं बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा? टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस नदी पे बना हुआ है? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। और किस राज्य में बना हुआ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। भारत के उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। आपसे पूछे कि देवताल झील कहाँ पे स्थित है? देवताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देवताल झील, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में देवताल झील भी आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? तो नंदा देवी पर्वत भी आपके कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो ये दोनों चीजें आप लोग, सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? जिसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, तो ये भी कहाँ पे? उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, और ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है, उत्तराखंड में स्थित है। देवताल झील, और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। तो ये सारी स्टैटिक प्रश्न आप लोग उत्तराखंड से याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करके उन्हें बताइए, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चेचक की टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की है। किसने? एडवर्ड जेनर ने की है चेचक की टीके की खोज। और जो है ये किस वायरस के कारण, चेचक किस वायरस के कारण होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चेचक जो है वेरिओला वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण? वेरिओला वायरस के कारण चेचक होता है। और आपसे पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने की। किसने? लुईस पास्चर ने किया। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया। और इसका कारण क्या होता है? रेबीज के टीके, ये कारण रेबीज होने का कारण क्या होता है? तो ये संक्रमित कुत्ते या फिर पागल कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ते के काटने से, कोई भी संक्रमित जानवर हो वो काटे तो आपको क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। भगवान करे ना काटे तो वो क्या हो जाएगा? रेबीज। और रेबीज किससे होता है? ये वायरस जनित बीमारी, किसे? वायरस से होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और रेबीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, क्या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है रेबीज रोग में। और भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य क्या है, भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य, रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है, तो रेबीज मुक्त पहला राज्य जो है आपका कौन सा, गोवा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे चेचक की टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने किया चेचक के टीके की। किस वायरस के कारण होता है, वेरिओला वायरस, वेरिओला नामक वायरस से चेचक रोग होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की, वहीं आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे लुईस पास्चर ने किया रेबीज के टीके की खोज। और ये किस कारण से होता है, पागल कुत्ते के काटने से होता है। और बात करते हैं कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ये वायरस से होता है, ठीक। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र रेबीज में प्रभावित होता है। पंपाज घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, ये विश्व जियोग्राफी का प्रश्न है। अर्जेंटीना में पाया जाता है, पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये किस प्रकार का घास का मैदान है, ये शीतोष्ण घास का मैदान है। किस प्रकार का घास का मैदान है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है। और इसे पंपाज घास के मैदान को जो है, पंपाज घास के मैदान को क्या कहते हैं, इसे अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं, क्या अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं पंपाज घास के मैदान को। और बात करते हैं अर्जेंटीना की, आपसे पूछे कि मुद्रा क्या है, तो अर्जेंटीना की जो मुद्रा है पेसो है, क्या है, अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। और आपसे पूछे कि पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो पेटागोनिया मरुस्थल जो है वो आपके किस देश में स्थित है, ये भी अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे, अर्जेंटीना में स्थित है, तो अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना ये किस महाद्वीप में है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और आपसे पूछे कि मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, मांस का सबसे बड़ा निर्यातक, मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, ये भी अर्जेंटीना है, ये मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कुछ घास के मैदान, जैसे लानोज घास आपसे पूछे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं, कहाँ, वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोज घास के मैदान। और पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, पुस्ताज घास के मैदान ये आपके हंगरी में पाए जाते हैं, कहाँ पे, हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी नामक घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टेपी नामक घास के मैदान ये आपके यूरोप में पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, पंपाज घास के मैदान कहाँ पे, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ये कैसा घास है, शीतोष्ण घास का मैदान है। और इसे पंपाज घास के मैदान को यहाँ पे हृदय कहते हैं, अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है अर्जेंटीना में, तो पेसो चलती है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे अर्जेंटीना में स्थित है। ये दक्षिणी अमेरिका का जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना स्थित है, ठीक। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में। मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो मांस का सबसे बड़ा निर्यातक अर्जेंटीना है। और लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। और वहीं पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पे, हंगरी में पाए जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे, लाल हो गया, नारंगी हो गया, लाल नारंगी, पीला हरा नीला, लाल नारंगी पीला हरा नीला, और आपका एक हो जाएगा नीला, जामुनी और बैगनी। आप लोग गिनिए 8 हो गया कि नहीं, जामुनी और बैगनी 8 रंग हो गए कि नहीं, 2 2 4 2 6 1 7। कौन छूट रहा है, लाल नारंगी पीला हरा नीला और जामुनी बैगनी, एक रंग कोई छूट रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है, इंद्रधनुष में यहाँ पे किस घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है, तो देखिए इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं। इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटना, तो एक तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश का इसमें अपवर्तन होता है, क्या, प्रकाश का अपवर्तन घटना होती है। और दूसरा तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, क्या, वर्ण विक्षेपण ही होता है। वर्ण विक्षेपण लेसन में ये आप लोग को ये आपको पढ़ाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ण विक्षेपण होती है। और एक तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 3 घटना के कारण आपके प्रकाश ये इंद्रधनुष बनता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं
आपसे पूछे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप लोग यहाँ पे 7 रंग के नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और किस घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है, तो इसमें 3 घटना होती है। सबसे पहले एक प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है इंद्रधनुष में ही, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों घटनाएं संयुक्त रूप से इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है। देखिए अवंती महाजनपद, यहाँ जनपदों की राजधानी से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो चीजें हम लोग आज एग्जाम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए उज्जैन है अवंती महाजनपद की राजधानी, या फिर आप लोग याद रखेंगे माहिष्मती है। माहिष्मती है अवंती महाजनपद की राजधानी। और आपसे पूछे कि महाजनपद कितने होते हैं, महाजनपद कितने होते हैं, तो महाजनपद प्राचीन काल में कितने हुए, तो 16 महाजनपद का उदय हुआ, 16 महाजनपद का उदय हुआ। और महाजनपद के बारे में जानकारी आपसे पूछे कि कहाँ से मिलती है, आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे, बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो आप लोग अंगुत्तर निकाय बताएंगे। क्या अंगुत्तर निकाय बताएंगे। यहाँ से यहाँ पे आपके महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली। अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली, तो वो आप लोग बताएंगे भगवती सूत्र से ये यहाँ पे जानकारी मिली, किसका, महाजनपदों का। ठीक, तो ये आप लोग बताएंगे। और किस शताब्दी में इसका उदय हुआ, तो इसका उदय जो है 6ठी शताब्दी में, महाजनपदों का उदय ये 6ठी शताब्दी में हुआ। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बताएंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ महाजनपद जिनकी राजधानियां बार बार पूछी जाती हैं। जैसे मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, गिरिव्रज हुआ करती थी। मगध जो है इसकी जो राजधानी है गिरिव्रज हुआ करती थी। और आपसे पूछे कि चंपा की राजधानी क्या होते, तो अंग की राजधानी जो है चंपा हुआ करती थी। क्या, अंग की राजधानी यहाँ पे चंपा हुआ करती थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या है, अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। ठीक, आपसे पूछे कि वत्स की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो वत्स की राजधानी आप लोग याद रखेंगे कौशाम्बी हुआ करती थी। क्या, कौशाम्बी थी वत्स की राजधानी। और बात करते हैं वज्जी की राजधानी क्या थी, वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी वज्जी की राजधानी। क्या है, वैशाली वज्जी की राजधानी। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो अवंती जो महाजनपद थी उसकी राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती थी। और बात करते हैं महाजनपद के बारे में, तो महाजनपद कुल कितने, 16 महाजनपदों का उदय हुआ है, जिसमें कुछ प्रमुख थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और 6ठी शताब्दी में इनका उदय हुआ। और महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, अगर पूछे किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो आप लोग बताएंगे अंगुत्तर निकाय से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। और किस जैन ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है, ये आपसे पूछे एग्जाम में, तो आप लोग बताएंगे कि भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। और कुछ महाजनपद जिसकी राजधानियों के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, गिरिव्रज थी। अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। वत्स महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। वहीं वज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु क्या होता है, तो दूध से दही जमाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। क्या, लैक्टोबैसिलस होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगर पूछे कि कौन सा एंजाइम होता है दूध से दही बनाने में, कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो रेनिन नामक एंजाइम कार्य करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रेनिन नामक एंजाइम इसमें काम करता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है, क्योंकि होता तो दूध फट जाता। ठीक, दूध से संबंधित क्रांति, दूध के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई, तो इसके लिए श्वेत क्रांति चलाई गई। कौन सी, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन के लिए। या फिर आप लोग याद रखेंगे ऑपरेशन फ्लड इसके लिए चलाया गया। क्या, ऑपरेशन फ्लड इसके लिए चलाया गया। अब बात करते हैं दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से चेक करते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुद्धता का माप जो है दूध की, ये लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप करते हैं। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है, तो ये शर्करा का यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज नामक शर्करा, लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। और आपसे पूछे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। ठीक, और बात करते हैं दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन नामक एंजाइम दूध में पाया जाता है, रेनिन नामक एंजाइम। फिर, और गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है,
गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? तो गाय का दूध हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। किस उसमें कैरोटीन उपस्थित होती है, इस वजह से गाय का दूध हल्का पीला होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए दूध से दही बनने वाला जीवाणु कौन सा? लैक्टोबैसिलस है। और दूध में कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम है। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। दूध में कौन सी विटामिन आपसे पूछे नहीं पाई जाती? तो उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में संबंधित क्रांति कौन सी चलाई गई? तो श्वेत क्रांति दूध के लिए चलाई गई, या फिर ऑपरेशन फ्लड दूध के लिए चलाई गई। दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से करते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप करते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। एंजाइम कौन सा दूध में? रेनिन नामक एंजाइम होता है दूध में। बात करते हैं गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? तो गाय का दूध हल्का पीला जो है कैरोटीन के कारण होता है। इसमें कैरोटीन, गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होता है। लाई हरोबा किस राज्य का मुख्य त्योहार? तो मणिपुर। लाई हरोबा किस राज्य का? मणिपुर में लाई हरोबा मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? ओडिसी किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। क्या? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य नहीं, उड़ीसा का लोक नृत्य है उड़ीसी। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक किस राज्य का है? कथक लोक नृत्य किस राज्य का? तो ये उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। आपसे पूछो कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? जिसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। और बात करते हैं चिल्का झील। आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। और नंदन कानन अभ्यारण्य, नंदन कानन आपसे पूछे कि अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो नंदन कानन अभ्यारण्य भी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये सारे उड़ीसा से प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। लाई हरोबा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। वहीं पे उड़ीसी जो उड़ीसी नृत्य है वो उड़ीसा का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य? ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। कथक किस राज्य का? तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक, कथक उत्तर प्रदेश का। कोणार्क सूर्य मंदिर तो जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। पुरी उड़ीसा में। पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में। बात करते हैं चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। और खारे पानी की झील है नंदन कानन। क्या लिख दिए यहाँ पे? आपसे पूछे नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे? आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे कहे कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो पराश्रव्य तरंगे जिसे मनुष्य नहीं सुन सकती, और इसकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, यहाँ पे अधिक का सिंबल ऊपर होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और श्रव्य तरंगे क्या होती है? श्रव्य जिसे मनुष्य सुन सकते हैं, जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। क्या? 20,000 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। अब अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? अवश्रव्य जिसे मनुष्य नहीं सुन सकते, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं वेग v आवृत्ति n, वेग v आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य लैम्डा में एक संबंध होता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा, इसमें एक संबंध होता है। क्या होता है? v बराबर n लैम्डा होता है। ये भी आप लोग संबंध आप लोग याद रखेंगे। क्या होता है? v बराबर n लैम्डा। ठीक, तो देख लेते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो जो वेदों की ओर लौटो का नारा है दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या? और यहाँ पे और नारों के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया। ठीक, और बात करते हैं। आपसे पूछे कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया आराम हराम है का नारा। आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? और जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा
या फिर आपसे पूछे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह ने दिया। किसने? भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और बात करते हैं मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो ये आपके मंगल पांडे ने दिया। किसने? मंगल पांडे ने दिया मारो फिरंगी का नारा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। वेदों के लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। करो या मरो का नारा किसने? महात्मा गांधी ने दिया। और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है, के बीच में होती है। ठीक, और अवश्रव्य तरंगी की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसे मनुष्य नहीं सुन सकते। वेग v आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्डा में एक संबंध होता है, v बराबर n लैम्डा। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया आराम हराम है। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा, और ये किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा, ये सभी नारे सुभाष चंद्र बोस के। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। ठीक, मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो पोटेशियम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज क्या है? पोटेशियम है। और बात करते हैं हृदय से। आपसे पूछे कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन किस बायोलॉजी के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या? कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे है? ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे? पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से है। ठीक, तो ये सारे के सारे संबंध इसके हृदय से है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हृदय में कक्ष कितने होते हैं? कक्ष मतलब कमरा, कमरा याद रखेंगे, या फिर चैम्बर। ये कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कितने? 2 अलिंद होते हैं। 2 हृदय में 2 अलिंद पाए जाते हैं, और 2 क्या होते हैं? 2 निलय होते हैं। हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक, और बात करते हैं हृदय जो रक्त स्पंदन कितनी बार करता है? रक्त यानी कि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है हृदय। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और शरीर से रक्त हृदय में कौन ले जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर से हृदय में रक्त कौन ले जाता है? तो शरीर से हृदय में रक्त जो ले जाने का काम है वो शिरा करती है। क्या करती है? शरीर से हृदय में रक्त ले जाने का काम शिरा करती है। और हृदय से शरीर में रक्त ले जाने का काम क्या करती है? हृदय से शरीर में रक्त ले जाने का काम, शरीर में रक्त ले जाने का काम कौन करती है? तो धमनी करती है। क्या? धमनी करती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें तो देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित पोटेशियम करता है। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है हृदय का अध्ययन। ठीक, कार्डियो मतलब ही होता है हृदय संबंधी। ठीक, ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये हृदय से संबंधित है। और हृदय में कक्ष यानी कि कमरा या फिर चैम्बर कितने होते हैं? या फिर चैम्बर आपसे पूछिए कितने होते हैं? तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 क्या होते हैं? अलिंद होते हैं, और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक, और रक्त स्पंदन कितनी बार में करता है? तो 72 बार प्रति मिनट। और हृदय का काम होता है धड़कना, यानी कि रक्त का पंपिंग करना। हृदय का काम क्या है? तो रक्त को पंप करना हृदय का काम है। ठीक, और जबकि किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या है? तो रक्त को शुद्ध करना, ये किडनी का काम है, रक्त को शुद्ध करना। ठीक, और शरीर से हृदय में रक्त क्या ले जाती है? तो शरीर से हृदय में रक्त ले जाने का काम शिराएं करती हैं। और हृदय से शरीर में रक्त ले जाने का काम धमनी करती है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी क्या है? तो अनाईमुदी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या? अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो अनाईमुड़ी पीक आप लोग याद रखेंगे। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे कौन सी है? तो डोडा बेटा है दक्षिण भारत की दूसरा सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे स्थित है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। और किस राज्य में? तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी पे स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति आपके नीलगिरी पर्वत पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? नीलगिरी पर्वत पे पाए जाते हैं। ठीक,
आपसे पूछे कि अवशिष्ट पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का? अवशिष्ट, नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। जैसे हिमालय नवीन पर्वत का एग्जाम्पल है। हिमालय कैसा पर्वत का एग्जाम्पल है? ये नवीन पर्वत है। और वहीं आपको अरावली देखा जाए, अरावली, तो ये कैसी पर्वत है? अरावली, तो ये भी आपके, ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का, यानी कि जो पहले जिस तरह से था वो उस तरह से अब नहीं है, यानी कि उसका कुछ ही भाग अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ है, तो इसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर कौन सा है? भारत का प्रथम बायोस्फीयर क्या है? तो भारत का जो प्रथम बायोस्फीयर है उसका क्या है? नीलगिरी है। ठीक, नीलगिरी बायोस्फीयर भारत का प्रथम बायोस्फीयर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बात करते हैं मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? मुदुमलाई अभयारण्य कहाँ पे? तो ये आपके कहाँ पे? तो ये आपके अभयारण्य जो है मुदुमलाई अभयारण्य, ये भी आपके नीलगिरी पे स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी पे स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर है। क्या? कोयम्बटूर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपी नदी गोदावरी नदी है। ठीक, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोड़ा बेट्टा है। ठीक, दोड़ा बेट्टा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची। ये स्थित कहाँ पे है? नीलगिरी पर्वत पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। टोडा जनजाति कहाँ मिलती है? तो ये नीलगिरी पे स्थित है, टोडा जनजाति। और नीलगिरी कैसा पर्वत का एग्जाम्पल है? ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। जबकि हिमालय कैसा पर्वत का एग्जाम्पल है? ये नवीन पर्वत है। और अरावली भी कैसा पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। प्रथम बायोस्फीयर भारत का कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर प्रथम बायोस्फीयर है, ये आप लोग ध्यान रखें। मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो नीलगिरी में स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो परमाणु बम है, ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे परमाणु बम काम करता है। अब जबकि हाइड्रोजन बम आपसे पूछे किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। किस? नाभिकीय संलयन पे काम करता है। अब बात करते हैं सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें कि परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, यानी कि नाभिकीय आपसे पूछे कि रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में वो श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कैसे? चैन रिएक्शन होता है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ठीक, और नाभिकीय भट्टी में या फिर रिएक्टर के रूप में, मंदक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो मंदक में यहाँ पे भारी जल और कैडमियम की क्षण प्रयोग की जाती है। क्या? भारी जल और कैडमियम की क्षण प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हमारे साथ, आपसे पूछे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे परमाणु बम काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये भी नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे काम करता है। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अब जबकि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय रिएक्टर में ये आपके श्रृंखला अभिक्रिया होती है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो भारी जल और कैडमियम की क्षण प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। आपसे पूछे कि ठोस कोण, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठोस कोण का मात्रक इकाई क्या है? तो ठोस कोण का माप जो इकाई है वो स्टेरेडियन है। क्या? स्टेरेडियन है ठोस कोण की इकाई। और समतल कोण का इकाई क्या है? समतल कोण का इकाई क्या है? तो इसे कहते हैं ये रेडियन है। ठीक, समतल कोण का इकाई रेडियन है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। ठीक, IMP इसका सिंबल होता है। ठोस कोण का जो इकाई है वो स्टेरेडियन है, और जबकि समतल कोण का इकाई आपसे पूछे तो उसमें रेडियन हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखें। भारत साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया है। 3 फरवरी 1928 को। और आपसे पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में।
और भारत में कहाँ पे आया साइमन कमीशन, तो भारत में मुंबई में आया। साइमन कमीशन कहाँ पे, मुंबई में आया, ठीक। और इस समय भारत में किसका शासन काल था, इस समय भारत में किसका शासन काल चल रहा था, तो इस समय भारत में इरविन का शासन काल चला था। किसका, इरविन का शासन काल चला। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको साइमन कमीशन का अन्य नाम है, इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन, क्यों व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के इसके सारे जो है वो आपके अंग्रेज थे, और अंग्रेज कैसे होते हैं, गोरे होते हैं। गोरे मतलब वाइट यानी कि सफ़ेद, ठीक। तो इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और बात करते हैं इसमें कौन सी नारा लगाए गए भारत में, तो इसमें भारत में इसका विरोध हुआ, भारत में इसे जमकर विरोध हुआ। इसमें नारा लगाए गए साइमन गो बैक के, कैसे नारा, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, और यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, इसमें क्या हो गया, लाठी चार्ज। चार्ज का मतलब जैसे फोन चार्ज नहीं, यानी कि लाठी बरसने लगा। और इसमें एक स्वतंत्र सेनानी थी, उनकी मृत्यु हुई, जिनका नाम क्या है, लाला लाजपत राय। किसकी मृत्यु हुई, लाला लाजपत राय की इसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, तो 1928 में यहाँ पे इस घटना में हो गई। तो जैसे कि आपसे पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप लोग बताएंगे 3 फरवरी 1927 को। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में, ठीक। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। गठन कब हुआ, 27 में। और भारत में कहाँ पे आया, तो मुंबई में आया ये सबसे पहले। और यहाँ से किसका शासनकाल था, तो भारत में इस समय इरविन का शासनकाल था। और अन्य नाम क्या है, इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, ठीक। तो वो अंग्रेजों की भारतीयों की फीलिंग कैसे समझेंगे, इस वजह से यहाँ पे भारत में विरोध हो रहा था, इस वजह से भारत में विरोध हो रहा था। और इस विरोध के दौरान एक नारा लगाया गया, जिसे क्या कहते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, यानी कि साइमन जो कानून बन के आया था वो वापस जाए, उसका पालन हम लोग नहीं करेंगे। लाठी चार्ज की बात करें, इसमें लाठी चार्ज, इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम है लाला लाजपत राय। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1928 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, तो जो संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है तो उसका नाम है शुतुरमुर्ग। क्या है, शुतुरमुर्ग है संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी। आपसे पूछे कि संसार का सबसे छोटा पक्षी क्या है, तो संसार का सबसे छोटा पक्षी हैमिंग बर्ड है। क्या है, हैमिंग बर्ड है संसार का सबसे छोटा पक्षी। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आप लोग बताएंगे। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। क्या है, पावो क्रिस्टस है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि किस जो पक्षी है उसको शांति का प्रतीक कहते हैं, किस पक्षी को शांति का प्रतीक कहते हैं, तो कबूतर को कहते हैं शांति का प्रतीक। क्या, कबूतर को शांति का प्रतीक कहते हैं। और पेंगुइन झील, आपसे पूछे पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पे पाई जाती है, पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पे, तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में पेंगुइन नामक पक्षी पाए जाते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा, शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी विश्व का ह्यूमिंग बर्ड है। और भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टस है। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या, ऑर्निथोलॉजी। और शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है, तो कबूतर शांति का प्रतीक माने जाते हैं। और पेंगुइन नामक पक्षी कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में पेंगुइन नामक पक्षी पाए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, जी शंकर कुरूप है। कौन, जी शंकर कुरूप हैं, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इन्हें किस भाषा के लिए दिया गया था, तो इन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए 1965 को दिया गया था, ठीक। और प्रथम हिंदी में पाने वाली
हिंदी का पुरस्कार किस प्रथम महिला को मिला, ये आप लोग बताएंगे। हिंदी में पुरस्कार तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनसे? सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कब मिला इन्हें? 1968 को मिला। ठीक, बात करते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फूकन को मिला। किसको? नीलमणि फूकन को मिला। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को, जबकि 57वें नंबर का पुरस्कार किसे? दामोदर मौर्य को। ठीक, दामोदर मौर्य को 57वां नंबर का पुरस्कार मिला। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें किस भाषा के लिए मिला है? इन्हें कोंकणी भाषा के लिए मिला। किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य क्षेत्र से है। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो जी शंकर कुरूप उनका नाम है और इन्हें मलयालम भाषा के लिए मिला था 1965 में। बात करते हैं प्रहरी आपसे पूछे कि भारत में पहली महिला कौन बनी थी? तो सुमित्रा नंदन पंत है, जिन्हें 1968 में दिया गया भारत रत्न। ठीक, और बात करते हैं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया। ठीक, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है और दामोदर मौर्य को दिया कोंकणी भाषा के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स जो बनने वाली पहली भारतीय महिला है उनका नाम क्या है? सुष्मिता सेन है। क्या? सुष्मिता सेन है। कब मिस यूनिवर्स बनी थी? ये 1994 में बनी थी। कब? 1994। और आपसे पूछे कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो उनका नाम क्या है? रीता फारिया है। रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। तो ये भी कब बनी थी? ये 1966 में बनी थी। और बात करते हैं मिस यूनिवर्स कौन बनी? मिस यूनिवर्स 2023 कौन है? तो मिस यूनिवर्स 2021 आपसे पूछे कौन है? तो इनका नाम क्या है? हरनाज सिंधु, ये भारत की थी। ठीक, और 2022 में कौन बना है? तो उनका नाम क्या है? बोनी गैब्रियल है। क्या? बोनी गैब्रियल है। ठीक, तो ये भारत की क्या है? बोनी गैब्रियल, ये भारत की 2022 की, विश्व की 2022 की मिस यूनिवर्स हैं। ठीक, और ये प्रतियोगिता किस नंबर की? 71वें नंबर की प्रतियोगिता बोनी गैब्रियल के देश की है। तो ये अमेरिका में रहने वाली, किस देश की? अमेरिका में। और जबकि हरनाज सिंधु किसकी? तो ये इंडिया की रहने वाली थी। किस देश की? इंडिया की रहने वाली थी। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता शुरू कब हुआ? तो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है वो 1952 से शुरू हुआ। 1952 से शुरू हुआ। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुष्मिता सेन है। ठीक, 1994 में ये बनी थी। और बात करते हैं पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी 1966 में। और मिस यूनिवर्स 2021 का तो ये हरनाज सिंह सिंधु को इंडिया में स्थित है। ठीक, तो ये इंडिया की रहने वाली थी। 2022 में बोनी गैब्रियल को मिला, 71वां नंबर का था। और ये कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है उसका नाम क्या है? रेफ्लेशिया है। क्या है? रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व का सबसे छोटा फूल आप लोग बताएंगे। विश्व का सबसे छोटा फूल ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका नाम क्या है? वुल्फिया नाम है विश्व का सबसे छोटा फूल। बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है उसका क्या नाम है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या? कमल है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं फूलों की घाटी, अभी हमने बताया ही फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं फूल गोभी जो है, फूल गोभी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी में जो खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। क्या? पुष्पक्रम कहते हैं। और फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फूलों का जो उत्पादन है, फूलों का उत्पादन क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है? तो रफ्लेशिया है संसार का सबसे बड़ा फूल। संसार का सबसे छोटा फूल क्या है? तो वुल्फिया फूल है संसार का सबसे छोटा फूल।
भारत का सर्वाधिक फूल, ये आपके भारत का जो सर्वाधिक फूल है, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। ठीक, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूल गोभी में जो खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक, फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसमें फूल की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। ठीक, गोदावरी नदी। इसे क्या कहते हैं, इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्या, दक्षिणी गंगा कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। ठीक, बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई की बात करें तो ये 1465 किलोमीटर है। क्या, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, तो ये त्र्यंबक पहाड़ी के पे, त्र्यंबक पहाड़ी, और ये कहाँ पे थे, त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ पे, तो त्र्यंबक पहाड़ी आपके नासिक में स्थित है। नासिक में भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और बात करते हैं इसकी कुछ सहायक नदी है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, जैसे वैनगंगा इसकी सहायक नदी है, वैनगंगा एंड पैनगंगा इसकी सहायक नदी, वैनगंगा और पैनगंगा इसी की सहायक नदी है। और बात करते हैं इसकी मुहाना कहाँ बनाती है, इसका मुहाना कहाँ बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में ये मुहाना अपना बनाती है। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी नदी। दक्षिणी गंगा इसे कहते हैं, और बूढ़ी गंगा भी इसे कहते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, त्र्यंबक पहाड़ी, 1465 किलोमीटर, नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी कौन सी, वैनगंगा एंड पैनगंगा इसकी सहायक नदी। मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया हड़प्पा सभ्यता की खोज। कब किया, 1921 में। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे इसकी खोज की, रावी नदी के किनारे ये खोज की। और हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, एक कांस्ययुगीन सभ्यता। कैसी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, वर्तमान में किस साइड में स्थित है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान में स्थित है। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, इसकी मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। तो इसकी खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। क्योंकि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। कब की, तो 1922 में की। और किस नदी के किनारे, तो ये आपके सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की गई हड़प्पा सभ्यता की। ठीक, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, हड़प्पा की खोज किसने, दयाराम साहनी ने किया, 1921 में किया। और बात करते हैं, इसे रावी नदी के किनारे खोजा गया, रावी नदी के तट पे इसे खोजा गया। बात करते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और स्थित कहाँ पे, ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान साइड में स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें, इसकी खोज किसने की, तो मोहनजोदड़ो की बात करें, इसकी खोज किसने की, राखालदास बनर्जी ने। इसकी खोज किसने, राखालदास बनर्जी, 1922 में। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। इसका क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहते हैं इसे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को बाकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को बाकाश काला दिखाई देता है। अब चलते हैं विश्व में, विश्व के बारे में बात करें तो इसमें अंतरिक्ष यात्री को देखते हैं। तो विश्व में जो अंतरिक्ष थे, पहले पुरुष अंतरिक्षी, पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे विश्व में, तो पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री क्या थे, उनका नाम था यूरी गागरिन। क्या, यूरी गागरिन नाम था। और यूरी गागरिन किस राज्य के थे, तो ये आपके उनको 1961 में भेजा गया, और ये रूस के रहने वाले थे। 1961 में भेजा गया और रूस के रहने वाले थे। और पहली महिला आपसे पूछे कौन है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री है उनका नाम है आपके, उनका क्या नाम है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो वैलेंटाइना उनका नाम है। क्या,
वेलेंटाइना उनका नाम है। और वेलेंटाइना किस राज्य की, कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये रूस की रहने वाली थी। इन्हें 1963 में भेजा गया। ठीक, और अब आते हैं भारत में। भारत में आपसे पूछे कि पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे, पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारत में जो पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री के बारे में बात करें तो वो कौन थे आपके, राकेश शर्मा थे। कौन, राकेश शर्मा। और इन्हें कब भेजा गया था, तो 1954 में इन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। और अंतरिक्ष यात्री पहली महिला कौन थी, अंतरिक्ष यात्री पहली महिला कौन थी, अंतरिक्ष यात्री जो है पहली महिला कौन थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम आपके वो क्या, कल्पना चावला है, कल्पना चावला। और एक कब बन गई थी, तो ये 1997 में गई थी। कब, 1997 में। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अंतरिक्ष यात्री को बाकाश कैसा, काला दिखाई देता है। अब इसमें कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले आकाश में गए, तो सबसे पहले पुरुष पूछे कौन से अंतरिक्ष यात्री ये थे, तो यूरी गागरिन थे, जो कि 1961 में गए थे, रूस में गए थे। और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइना है, और ये रूस की रहने वाली थी। कहाँ की, वेलेंटाइना रूस की रहने वाली थी। 1963 में इन्हें ज्ञानपीठ यहाँ पे 1963 में अंतरिक्ष में जाने का मौका दिया गया। ठीक, भारत में बात करें पहले पुरुष कौन है जिन्हें अंतरिक्ष में गए, राकेश शर्मा उनका नाम, क्या, राकेश शर्मा 1954 में गए। और अंतिम अंतरिक्ष यात्री क्या है, राज्य पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो उनका नाम क्या है, कल्पना चावला है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक अपने दोस्तों में कमेंट में करके बताइए भी ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। आपसे पूछे कि जलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, जलेपला दर्रा भी आपके कहाँ पे, सिक्किम में दर्रा है, स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि कंचनजंगा चोटी कहाँ पे, कंचनजंगा चोटी कहाँ पे स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। और ये किसके अंतर्गत आता है कंचनजंगा, तो भारत में हिमालय के अंतर्गत आता है। किसमें, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ पे, पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ पे, तो वो भी आपके कहाँ पे, पाक्योंग हवाई अड्डा, तो भी सिक्किम में स्थित है। ठीक, तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं लोसांग उत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, लोसांग उत्सव कहाँ पे बनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक, और चोलामू जो है लेप्चा जनजाति कहाँ पे, लेप्चा जनजाति कहाँ पे, किस राज्य में पाई जाती है, तो ये भी सिक्किम में पाई जाती है। एंड आपसे पूछे कि चोलामू झील कहाँ पे स्थित है, चोलामू झील कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके कहाँ पे, सिक्किम में। तो ये सारे प्रश्न आप लोग सिक्किम से याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले सिक्किम किस देश से सीमा लगाता है, तो ये मान लीजिए इस तरह से सिक्किम है, तो ऊपर पे चीन से सीमा लगाता है, और इस साइड में भूटान से सीमा लगाता है, पूर्व में भूटान से सीमा, पश्चिम साइड में किससे, यहाँ पे नेपाल से सीमा लगाता है सिक्किम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। किसका, सिक्किम का है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा किस राज्य में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। जलेपला दर्रा कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। ठीक, जलेपला दर्रा भी सिक्किम में। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है भारत में स्थित, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है, हिमालय में आता है। लोसांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, सिक्किम में। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ पे स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। पाक्योंग हवाई अड्डा आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये भी सिक्किम में स्थित है। और इसकी सीमा का किसी देश से लगती है, तो उत्तर साइड में सीमा चीन से लगती है, पूर्व साइड से सीमा भूटान से लगती है, और पश्चिम साइड में सीमा नेपाल से लगती है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का सिक्किम में है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साल 22 संधि किसके बीच में हुई,
तो महादाजी जो सिंधिया थी, महादाजी सिंधिया एंड जो अंग्रेजों के बीच में, किसके, अंग्रेजों के बीच में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के बीच हुई। अब बात करते हैं सालवाई संधि की, तो ये कब हुई थी, तो ये 1782 में हुई थी सालवाई की संधि, 1782। इसमें परिणाम क्या हुआ था, तो इसके जो संधि से परिणाम क्या होता, इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था इसके तहत, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए सालवाई संधि किसके बीच में हुई, तो महादाजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई, और एक कभी 1782 में। इसका परिणाम क्या रहा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या समाप्त हुआ, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सालारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है सालारगंज म्यूजियम स्थित है। अब एक यहाँ पे मीनार स्थित है जिसका नाम क्या है, चार मीनार। अब चार मीनार के बारे में बात करेंगे, चार मीनार। और चार मीनार की बात करें, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। किसका, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। बात करते हैं चार मीनार का निर्माण कब हुआ, 1591 में हुआ। आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, चार मीनार किस राज्य में, तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हैदराबाद से याद आया कि हाईटेक सिटी, भारत का हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, तो हैदराबाद को कहते हैं। भारत का हाईटेक सिटी किसे, हैदराबाद को कहते हैं। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे, हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे, तो हैदराबाद के जो पहले निजाम है आसफ जैं थे। कौन, आसफ जैं थे, ठीक। तो सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। निर्माण किसने करवाया, कुली कुतुब शाह ने करवाया 1591 में, ठीक। बात करते हैं पहले निजाम कौन है, भारत के पहले निजाम आसफ जैं है। हिमालय यहाँ पे हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जैं है। हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, हैदराबाद को। ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया की दवा किससे बनता है, तो मलेरिया की दवा सबसे पहले कुनीन होती है, कुनीन। मलेरिया की दवा क्या होती है, कुनीन होती है। किससे बनती है, सिनकोना नामक वृक्ष होता है, एक सिनकोना नामक वृक्ष होता है, उसकी खाल से बनती है। क्या, सिनकोना नामक वृक्ष के क्या खाल से बनती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मादा ये किस मच्छर से होता है, मलेरिया रोग ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये किस मच्छर के काटने से होता है। तो देख लेते हैं, ये होता है आपके मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। कौन सा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और इसकी खोज किसने की, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और इसकी खोज किसने की, तो रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया में कौन सा अंग को प्रभावित करता है, मलेरिया कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत यानी प्लीहा को प्रभावित करता है। किसकी, प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया कौन सी परजीवी के कारण होता है, कौन सी परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है, तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी है। ओके, मलेरिया रोग की परजीवी क्या, प्लाज्मोडियम है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अभी मलेरिया की पहली वैक्सीन बनाई गई, कौन सी वैक्सीन बनाई गई, मलेरिया की पहली वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, मॉस्किवरिक्स है, ठीक। मॉस्किवरिक्स, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन बनाई गई, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, मॉस्किवरिक्स ये पहली वैक्सीन है किसकी, मलेरिया की, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मलेरिया की दवा कौन सी है, तो कुनीन है मलेरिया की दवा। और ये सिनकोना वृक्ष से निकाला जाता है, सिनकोना के खाल या फिर वृक्ष से निकाला जाता है। छोटा बात करें, ये होता किससे, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। इसकी खोज किसने की, रोनाल्ड रॉस ने की। प्रभावित अंग की बात करें तो प्लीहा में प्रभावित होती है, किस परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है, तो फ्लामोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। पहली वैक्सीन कौन है मलेरिया की, मॉस्किवरिक्स है पहली वैक्सीन मलेरिया की। और बात करते हैं एटीएम का पूर्ण विस्तार, तो
ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम का पूर्ण विस्तार। क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम का पूर्ण विस्तार। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, टेलर मशीन है। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि WEF का फुल फॉर्म बताइए। तो WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि LPG का फुल फॉर्म बताइए। तो ये LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, एड्स का फुल फॉर्म बता दीजिए। IADS एड्स का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो ये हिंदी में लिख रहे हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे WEF का फुल फॉर्म। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। वहीं आपसे पूछे कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है LPG का फुल फॉर्म। और बात करते हैं, आपके एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न क्या है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की मुंबई है। राजधानी क्या है? मुंबई में। एक किस तरह का झील है? तो ये आपके किस तरह का झील है? ये क्रेटर झील है। कैसा बना हुआ? क्रेटर झील है। लोनार झील कैसा झील है? क्रेटर झील है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में CM। कौन? एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र में CM। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? लावड़ी तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। कहाँ का? लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि अजंता की गुफा कहाँ पाई जाती है? एलोरा की गुफा कहाँ पे पाई जाती है? अजंता गुफा, एलोरा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे पाई जाती है? एलिफेंटा गुफा कहाँ पे? तो ये सारे के सारे कहाँ पे? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक, क्या लिख रहे हैं? प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह का क्या नाम है? तो मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख ले, लोनार झील कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। क्रेटर झील से निर्मित है। ये जो आपका लोनार झील है क्रेटर झील है, यानी कि ज्वालामुखी के ऊपर का जो ऐसे होता है हिस्सा, तो ये जो ऊपर का हिस्सा जो इसमें पानी भर जाता है तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे CM कौन है महाराष्ट्र में? तो एकनाथ शिंदे की सरकार है। लावड़ी महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। और अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा सारे के सारे कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा भारत का महाराष्ट्र है। अशोक का हृदय किस युद्ध के बारे में युद्ध के बाद पलटा? तो कलिंग युद्ध के बारे में कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तित हो। जबकि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ठीक, अशोक के द्वारा। और बात करते हैं, ये अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस यहाँ पे 21 जो है आपके राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद किए? तो ये 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया राज्याभिषेक के। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, कलिंग युद्ध के बाद इतना नरसंहार हुआ, इससे प्रभावित होकर क्या हुआ? ये जो आपके जो इससे प्रभावित होकर इससे प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो इसमें ये ध्यान देने लगा। और अशोक का राज्याभिषेक कलिंग युद्ध के बारे में 21 यहाँ पे शिलालेख के बारे में किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो ये 13वें शिलालेख में
जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक का हृदय किस युद्ध के बाद परिवर्तित हुआ? तो कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तित हुआ, जो कि 261 बीसी में हुआ था और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद हुआ था। इसमें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ये 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म स्वीकार ये इस युद्ध के बाद कर लिया। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, बेरी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, या फिर इसे क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। क्या? सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी के बाद आया विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता क्या हो जाती है? ये कमजोर हो जाती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का कार्य आप लोग याद रखेंगे, रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेटस या फिर सूखा रोग। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। जनन क्षमता में से कमी हो जाती है। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रावायलेट किरण से कौन परत बचाती है हमें? तो अल्ट्रावायलेट से जो है हमें ओजोन परत बचाती है। कौन सी? ओजोन परत बचाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ओजोन परत को क्या कहा जाता है? इसे पर्यावरण की छतरी कहा जाता है। क्या? पर्यावरण की छतरी कहा जाता है। तो ओजोन परत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं जरा सा। तो आप लोग बताएंगे कि ये ओजोन परत स्थित कहाँ है? ओजोन परत जो है स्थित कहाँ है? तो ये समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। और बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे? तो ये आपके हुआ कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे? कनाडा में, क्योंकि मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे? तो ये कनाडा में स्थित है। और ये कब हुआ था? तो ये आपके हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और इसी दिन 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ओजोन का मापन किस में किया जाता है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। ओजोन का मापन डॉप्सन में किया जाता है। डॉप्सन में ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओजोन को नष्ट कौन सी चीज कर रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट कर रही है। और ओजोन में छिद्र बन गया है। ओजोन परत में एक छिद्र का निर्माण हो गया है। और ये छिद्र कहाँ पे है? ये अंटार्कटिक महासागर के ऊपर में है। अंटार्कटिक जो है के ऊपर स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और छिद्र का पता किसने लगाया? तो उसको वैज्ञानिक का क्या नाम है? फोरमैन ने ये जो है आपके जो ओजोन परत है इसके छिद्र का पता लगाया। अब बात करते हैं, देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अल्ट्रावायलेट किरण से कौन सी परत हमें बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? इसे विश्व की छतरी कहा जाता है। विश्व की छतरी कहा जाता है। फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। स्थित कहाँ पे है? ये समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत का मापन किससे किया जाता है? डॉप्सन में इसका मापन किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें जो कि कनाडा में हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और इसी दिन 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल यहाँ पे ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत में एक छिद्र है।
और छिद्र का पता कहाँ पे, अंटार्कटिका के ऊपर। इसका पता किसने लगाया था, तो फोरमैन नामक व्यक्ति ने लगाया था। नष्ट कौन सा चीज करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अल्ट्रावायलेट किरण की वहाँ पे जो रोकता है, यानी कि ओजोन परत जो बना हुआ है समताप मंडल में, उसको क्या करता है, नष्ट करता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आप लोग बताएंगे कि पुराना नाम क्या है, पुराना नाम। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। कौन सा, हेली नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट का अब नया नाम क्या हो गया, नया नाम क्या हो गया, तो इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। कौन सा, रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों रामगंगा नेशनल पार्क हुआ, क्योंकि ये इसके बीच से रामगंगा नदी निकलती है। कौन सी, रामगंगा नदी निकलती है, ठीक, यानी कि प्रवाहित होती है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, तो ये आप लोग बताएंगे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क पूछे, सबसे पुराना नेशनल पार्क, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो और कुछ दो नेशनल पार्क और याद रखेंगे, जैसे फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, तो ये भी कनाडा में स्थित है, सॉरी ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। और जो आपके एक यहाँ पे एक नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये दोनों चीज भी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है। नया नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों इसका रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा, क्योंकि बीचों बीच से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है और ये किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। बात करते हैं भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है, किस पे, सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया की दवा क्या होती है, कुनीन होती है, ठीक। और मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है मलेरिया रोग। और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। इसकी खोज किसने की, तो रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की। किसने, रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें प्लीहा प्रभावित होता है। कौन सा, प्लीहा, या फिर इसे क्या कहते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन इसमें प्रभावित होता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे कौन सी परजीवी होती है, मलेरिया रोग में कौन सी परजीवी होती है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा, प्लाज्मोडियम परजीवी। कौन सा, प्लाज्मोडियम परजीवी होती है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं मलेरिया की दवा कुनीन कहाँ से प्राप्त होती है, सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर की काटने से मलेरिया रोग होता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की। मलेरिया में कौन सी अंग प्रभावित होती है, तो प्लीहा प्रभावित होती है। मलेरिया रोग कौन सी परजीवी से फैलता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। कब, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। आपसे पूछे कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। कहाँ पे, कोलकाता में। और इसका वर्तमान समय में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये मुंबई में हेडक्वार्टर। कहाँ पे, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और आपसे पूछे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था, ओसबॉर्न स्मिथ इनका नाम था। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सीडी देशमुख थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और बात करते हैं
वर्तमान समय में कौन गवर्नर है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास है वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर। और आपसे पूछे किस आयोग की सिफारिश पे हुई, तो इसकी जो स्थापना है किस आयोग की सिफारिश पे हुई? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। कौन से आयोग की सिफारिश पे? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देखते हैं, आपसे पूछे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर भारतीय स्टेट बैंक भारत का, भारतीय रिजर्व बैंक इसका केंद्रीय बैंक है। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और तो पहले हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर? कोलकाता में था। और वर्तमान समय इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और वर्तमान समय जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। और अजमेर में कौन सी चीजें हैं? जैसे पुष्कर झील आपसे पूछे पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है? पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके अजमेर में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि पुष्कर मेला कहाँ पे भी लगता है? पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो ये भी कहाँ पे? अजमेर में लगता है। कहाँ पे? अजमेर में लगता है। आपसे पूछे कि राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो वो भी आपके किससे? अजमेर को कहते हैं। किसके? अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय। आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये बनवाया कहाँ? ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। लेकिन इसको यहाँ पे क्यों लिखा गया? क्योंकि ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। लिंक करके इसलिए पढ़ाया जाता है जो कि आपको याद रहे। और आपसे पूछे कि एक मेयो कॉलेज है वहाँ पे, एक मेयो कॉलेज है। मेयो कॉलेज की बात करें तो वो कहाँ पे? इसकी कहाँ पे? ये भी अजमेर में स्थित है। मेयो कॉलेज अजमेर में। स्थापना किसने किया? इसको मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने इसकी स्थापना किया। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित। पुष्कर झील कहाँ पे? अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? अजमेर में लगता है। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। 2.5 दिन का झोपड़ा क्योंकि किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अरे कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। और मेयो कॉलेज कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है मेयो कॉलेज। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी है। संसार की सबसे बड़ी नील नदी है, नील नदी है। और किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम आपसे पूछे कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से निकलती। कहाँ से? विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होती है। विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा बीचों बीच से जाती है? तो भूमध्य रेखा इसके बीच से जाती है। भूमध्य रेखा इसके बीच से जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी? नील नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पे आसवान बांध बना हुआ है। आसवान बांध आपसे पूछे किस पे बना हुआ है? तो आपके नील नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? नील नदी पे बना हुआ है आसवान बांध। और बात करते हैं और भारत की आपसे पूछे इसे नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। ठीक, और भारत की विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछे कौन सी है? तो अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। कितनी? 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि संसार का सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में स्थित है। उद्गम कहाँ से हुआ? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील को बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? वो भूमध्य रेखा जाती है। लंबाई कितनी? 6650 किलोमीटर। आसवान बांध नील नदी पे स्थित है। और नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। और बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे आपसे पूछे? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। और दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये आपके 23 मार्च को मनाया जाता है। किस मार्च को? 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, देखिए मौसम संबंधित घटना कहाँ पे होती है? मौसम संबंधित जितनी भी घटना होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है आपकी क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में ये घटनाएं होती हैं। ठीक, तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रियोलॉजी कहलाता है। क्या? मेट्रियोलॉजी कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत के मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संस्थान दिवस मनाया जाता है। और मौसम जो संबंधित सभी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है, वायुमंडल के। और मौसम का अध्ययन किसे? मेट्रोलॉजी में किया जाता है। पढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई। साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कहाँ पे? 1954 में। लेकिन आपसे पूछे कि दिया कब से जाता है? तो 1955 से इसे दिया जाने लगा। और ये कहाँ पे? नई दिल्ली से दिया जाता है। इसे कहाँ से वितरण किया जाता है? तो इसका वितरण कहाँ से? नई दिल्ली से होता है। ठीक, और बात करते हैं, और इसे पहले किस भाषा में, कितने भाषा में दिया जाता है? तो पहले ये 22 भाषा में दिया जाता है। पहले 22 भाषा में दिया जाता था। अब वर्तमान समय में इसे किस भाषा में दिया जाता है? इसमें 24 भाषा में दिया जाता है। कितने भाषा में? 24 भाषा में इसे दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रथम महिला विजेता कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम महिला विजेता कौन बनी थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम महिला विजेता अमृता प्रीतम बनी थी। कौन? अमृता प्रीतम बनी थी। अमृता प्रीतम को कब मिला था? 1956 में ही मिला था। और हिंदी भाषा में 2022 में किसे मिला? हिंदी भाषा में 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बद्री नारायण को मिला। किसको? बद्री नारायण को मिला। तो ये आपके करंट का प्रश्न है, बद्री नारायण को मिला। तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1954 में इसकी स्थापना हुई। और दिया कब से जाता है? 1951 से, सॉरी 1955 से इसे दिया जाता है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई, यहाँ पे लिखा ही है। और पहले सबसे पहले 22 भाषा में दिया जाता है। अब वर्तमान समय में 24 भाषा में दिया जाता है। और प्रथम महिला विजेता कौन है? अमृता प्रीतम, 1956 में इन्हें दिया गया। और हिंदी भाषा में 2022 में बद्री नारायण विजेता है। ठीक, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा एंड टिन की मिश्र धातु है। किसकी? तांबा और टिन की मिश्र धातु है। और स्टेनलेस स्टील किसकी होती है? स्टेनलेस जो स्टील होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? जो स्टेनलेस स्टील है वो आयरन क्रोमियम निकल की मिश्र धातु है। किसका? आयरन एंड क्रोमियम निकल की मिश्र धातु होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं फ्यूज तार किसके बनाए जाते हैं? फ्यूज तार किसके बनाए जाते हैं? तो ये आपके टिन एंड सीसा के बने, लेड एंड सीसा का मिश्रण होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जर्मन सिल्वर किसका बनता है? जर्मन सिल्वर जो है किसके बनाए जाते हैं? तो ये आपके कॉपर जिंक निकल का बनाया जाता है। कॉपर जिंक निकल का बनाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। किसकी? तांबा और टिन की मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील का निर्माण आयरन क्रोमियम और निकल से होता है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण आयरन क्रोमियम निकल की मिश्र धातु से होता है। फ्यूज तार की बात करें टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। और बात करते हैं जर्मन सिल्वर की, तो कॉपर जिंक निकल का मिश्र धातु होता है। ये एग्जाम में सारे पूछे जाते हैं। पाक जल मध्य कहाँ पे? भारत एंड श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। और रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे? रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे? तो भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तुमने बताया ही, इसे पूर्व का मोती कहा जाता है। क्या? पूर्व का मोती किसे कहा जाता है?
तो श्रीलंका को कहा जाता है। और बात करते हैं, इसे प्राचीन काल में इसे रत्नद्वीप भी कहा जाता है। क्या? रत्नद्वीप भी कहा जाता है किसे? श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या कहा जाता है प्राचीन काल में? रत्नद्वीप कहा जाता है। आप पूछे कि जाफना प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? जाफना प्रायद्वीप किस देश में? तो श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में स्थित है, ठीक। तो ये भी एलिफेंटा दर्रा भी श्रीलंका में स्थित है। एलिफेंटा दर्रा भी कहाँ पे स्थित है? आपके श्रीलंका में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आगे पूछे कि पाक जलसंधि मध्य कहाँ स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। उसके बाद मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में। और रामेश्वरम द्वीप भी कहाँ पे स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। पूर्व का मोती रवि यहाँ पे, या फिर रत्नद्वीप, पूर्व का मोती श्रीलंका को, रत्नद्वीप भी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। और एलिफेंटा दर्रा भी कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? आपसे पूछे कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये भी क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी आपसे पूछे किसका संबंध किससे है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो सारे के सारे का संबंध किससे? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। और बात करते हैं, एलबीडब्ल्यू शब्द ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? चाइना मैन शब्द किस चीज से संबंधित है? तो भी क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। अब बात करते हैं क्रिकेट की पिच जो होती है, पिच इसकी लंबाई कितनी होती है? तो जो पिच की लंबाई है वो 22 गज होती है। क्या? 22 गज होती है, या फिर 66 फीट होती है, ठीक। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से। और एलबीडब्ल्यू चाइना मैन शब्द किससे? क्रिकेट से लिए। किस? चाइना मैन शब्द क्रिकेट से लिए गए। और पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फीट होती है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? एक गुजरात में स्थित है। और इसको किसने लूटा सोमनाथ मंदिर को? इसको किसने? मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ पे महमूद गजनवी ने लिपट। किसने? महमूद गजनवी ने इसे लूटा था। और इसे कब लूटा था महमूद गजनवी ने? 1025 में। 1025 में इसे महमूद गजनवी ने लूटा। और प्रथम आक्रमण कब किया था महमूद गजनवी भारत पे? प्रथम आक्रमण आप लोग बताएंगे भारत पे कब किया जाए? तो 1000 ईस्वी में। 1001 मिलता है। 1001 में ये किया था। और ये अपना आक्रमण करता था। इसमें नारा क्या लगाता है? इसमें जिहाद का नारा लगाते। जिहाद का अर्थ क्या होता था? इसमें पवित्र युद्ध होता था। जिहाद का अर्थ क्या? पवित्र युद्ध होता था। आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और धन दौलत को यहाँ से लूट करके ले जाना, ठीक। और मोहम्मद बिन महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पे कब हुआ? अंतिम रूप से आक्रमण कब हुआ था? इसका जो अंतिम आक्रमण है वो आपके 1027 में हुआ। कुल 17-12 आक्रमण किया था। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? गुजरात में। लूटा किसने? महमूद गजनवी ने 1025 में। और प्रथम आक्रमण का 1001 में। और अंतिम आक्रमण 1927 में। नारा कौन सी चीज का लगाया? जिहाद या फिर पवित्र युद्ध का नारा लगाया। अगला प्रश्न है, आइसो होल लाइन किससे संबंधित है? तो समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाता है। समान लवणता वाले क्षेत्र को क्या करता है? मिलाता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ चीजें और हैं, जैसे आइसोक्लाइन किसे कहते हैं? आइसोक्लाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है? समान मग्न ढाल को मिलाता है। क्या? समान मग्न ढाल को मिलाता है। समान मग्न ढाल का मतलब जो ढाल हो, ढालों को ये मिलाता है। समान मग्न ढाल को, यानी कि जो अधिक गहराई। आइसो बार क्या करता है? आइसो बार लाइन क्या करता है? तो आइसो बार लाइन को क्या? वायुमंडलीय दाब को मापन करता है। क्या ये क्या करता है? समान वायुमंडलीय दाब दिखाता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, समान वायुमंडलीय दाब दिखाता है ये रेखा, ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे लवणता की बात करते हैं, तो सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो जो सर्वाधिक लवणीय झील है
उसका नाम है वान झील। वान झील कहाँ पे स्थित है? ये यहाँ पे तुर्की में स्थित है, तुर्की में स्थित है वान झील। और सर्वाधिक भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है भारत की खारे पानी की झील। किसका? चिल्का झील है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सर्वाधिक लवड़ी सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवड़ीय सागर कौन सा है? जो सर्वाधिक लवड़ी सागर है मृत सागर है। क्या? मृत सागर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आइसोहोल लाइन किससे संबंधित है? तो समान लवणता वाले क्षेत्र को मिलाता है। ठीक, बात करते हैं आइसोक्लाइन किससे संबंधित है? तो समान मग्न ढाल को मिलाता है। सर्वाधिक लवड़ी सागर कौन सा है? मृत सागर है। और सर्वाधिक लवड़ी झील कौन सी है? तो वान झील है। और भारत में सबसे पहले खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का है। आइसोबॉर लाइन का संबंध किससे? समान वायुमंडलीय दाब दिखाता है। क्या? आइसोबार लाइन समान वायुमंडलीय दाब दिखाता है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पवन चामलिंग बने थे। कौन? पवन चामलिंग बने थे। ठीक, और पवन चामलिंग कितने 24 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे और किस राज्य के बने थे? तो सिक्किम के बने थे, सिक्किम के बने थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम महिला सीएम कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहले महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी थी। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, और सीएम की नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा? सीएम की नियुक्ति किस आर्टिकल के कारण होता है? तो सीएम की जो नियुक्ति है आर्टिकल 63 के कारण, आर्टिकल 163 के तहत होती है। ठीक, और ये जो अपने मुख्यमंत्री लोग होते हैं सीएम, ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये आपके राज्यपाल को त्यागपत्र, किसको? राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन? पवन चामलिंग है। 24 वर्ष का कार्यकाल सिक्किम में ये इनका था सरकार। और पहली महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 63 के तहत, 163 के तहत सीएम की नियुक्ति होती है। सीएम त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को त्यागपत्र देता है। और बात करते हैं प्रथम दलित महिला सीएम कौन थी? प्रथम दलित महिला सीएम कौन थी? तो पहली जो दलित महिला सीएम थी उनका नाम क्या है? मायावती है। मायावती, और ये कहाँ की? यूपी के रहने वाली हैं। किस तापमान पे सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होती है। ठीक, और बात करते हैं शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के जो शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस, वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर आपसे पूछे 310 केल्विन होता है। ठीक, तो ये आपके पूछे कि ये अधिकतम जल का घनत्व तो कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस तापमान पे सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होती है? तो -40 डिग्री पे क्या होता है कि इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, और बात करते हैं या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। प्रभावित क्या होता है? तो भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती बनी थी, उत्तर प्रदेश की थी। ठीक, और भारत की पहली जल घनत्व तो कितना? सबसे -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे। किस? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे एक हमारे भगवान है, राम का जन्म स्थान है। क्या? राम का जन्म स्थान आपसे पूछे कहाँ पे है? तो ये अयोध्या में है। कहाँ पे? अयोध्या में है। बच्चों को पता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अयोध्या में एक मंदिर है जिसका क्या नाम है? बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद है कहाँ पे? अयोध्या में। इसका निर्माण किसने करा? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मीर बाकी ने बनाया। किसे? मीर बाकी ने बनवाया। और बात करिए इसको, मीर बाकी ने, और अयोध्या में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। और राम जन्म स्थान अयोध्या में है। और जो है बाबरी मस्जिद कहाँ पे? निर्वाचन, तो निर्माण इसका मीर बाकी ने करवाया।
शक्ति किसकी समाधि स्थल है? तो शक्ति इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति है। ठीक, और ये शक्ति ये भारत की पहली महिला पीएम, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं कौन? इंदिरा गांधी। ठीक, तो ये भी इन्हें प्रथम भारत रत्न महिला विजेता कौन है? प्रथम भारत रत्न महिला विजेता कौन है? तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? तो 1971 में इन्हें सबसे पहले भारतीय यहाँ पे दिया गया। इंदिरा एयरपोर्ट फेमस है। इंदिरा एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है? ये भी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। अगर बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है। क्या? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक, और कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी की एक फेमस नारा है गरीबी हटाओ का नारा। और 21 पंचवर्षीय योजना में दिया, तो 5th पंचवर्षीय योजना में ये गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। ठीक, बात करते हैं शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की। और बात करते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है। और प्रथम भारतीय महिला विजेता, भारत रत्न विजेता, भारत रत्न किसे मिला सबसे पहले? तो 1971 में इंदिरा गांधी को मिला। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत की सबसे लंबी, इंदिरा गांधी की सबसे लंबी नहर है। ठीक, राजस्थान में स्थित है। तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद।